दीदी, आज मैम ने मुझे एक गद्यांश दिया है और बोला है इसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम गद्यांश पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पर दीदी, इस गद्यांश को मैंने कभी नहीं पढ़ा। अरे गोलू, जिस गद्यांश को हम पहली बार पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। हाँ दीदी, मैम भी यही बोल रही थी कि यह अपठित गद्यांश है। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखा आप लोगों ने, गोलू अपनी दीदी से किसके बारे में बात कर रहा था? गोलू अपनी दीदी से बात कर रहा था अपठित गद्यांश के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोग को अपठित गद्यांश के बारे में बताती हूँ कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। पहले कभी न पढ़े गए गद्य के अंश को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है, जिसे हम पहले कभी न पढ़े हों। यह गद्यांश किसी भी कहानी, निबंध या नाटक से लिया जाता है। अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यानी जो अपठित गद्यांश दिया होता है उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान पूर्वक। इसके माध्यम से भाषा की समझ विकसित होती है। यानी जब हम अपठित गद्यांश को करते हैं तो इससे हमारे भाषा की समझ विकसित होती है और उस पर हमारी पकड़ भी मजबूत होती है। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। तो चलिए अपठित गद्यांश को करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब हम अपठित गद्यांश किया करें तो कुछ बातों का सदैव ध्यान रखें। जैसे गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। यानी जो गद्यांश वहाँ पे आपको मिला है उसे कम से कम 2-3 बार पढ़िए और उसमें दिए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझिए। फिर गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराइए। यानी उस गद्यांश में जो मुख्य बातें लिखी हों उन्हें हमें दोहराना चाहिए। फिर जो प्रश्न उससे संबंधित पूछे गए हैं उन्हें भी 2-3 बार पढ़िए। फिर प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में से खोजकर लिखिए। जो प्रश्नों के उत्तर हैं उस गद्यांश में से ही हमें खोजकर लिखने होते हैं। उत्तर 1 या 2 पंक्ति में ही लिखिए। यदि विस्तृत प्रश्न उत्तर है तो उत्तर हमेशा 1 या 2 पंक्ति में, उससे बड़ा नहीं लिखना चाहिए। और उत्तर को सदैव अपनी भाषा में, यानी जो पंक्ति उसमें से हम ले रहे हैं उसे अपनी भाषा का रूप दें। फिर अपने द्वारा दिए गए उत्तरों को एक बार जांच अवश्य लें। जो उत्तर आप लिख रहे हो उसे एक बार अवश्य जांच लें कि वह उत्तर सही है या गलत। फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी विकल्पों को ध्यान से सुने। यानी कभी कभी अपठित में बहुविकल्पी यानी MCQ वाले प्रश्न भी आते हैं, तो सभी विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद उत्तर चुनना चाहिए। फिर शीर्षक का चयन। कभी कभी अपठित गद्यांश का क्या आता है? शीर्षक लिखने के लिए आता है, यानी कि टाइटल। तो उसके लिए हमें गद्यांश का प्रथम पंक्ति और गद्यांश की अंतिम पंक्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके भाव को समझना चाहिए। फिर उसके शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। फिर शीर्षक द्वारा दिए गए गद्यांश का मूल भाव। यदि हम शीर्षक देते हैं तो गद्यांश का जो मूल भाव है, गद्यांश को किसके बारे में बताया जा रहा है, गद्यांश में उसका उद्देश्य क्या है, इसको हमें स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। भारत देश विश्व के अभिन्न स्थान रखता है। इस देश की महिमा निराली है। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। अनेक नदियां प्रेम पूर्वक इसमें बहती हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा एवं ब्रह्मपुत्र इसका विशेष स्थान रखती हैं।
भारत देश के कहीं रेतीले पर्वत हैं, कहीं रेतीले प्रदेश हैं, कहीं पहाड़ी, कहीं समतल धरती। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक आदि महान लोगों की जन्मस्थली भी भारत ही है। 6 ऋतुओं में हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शिशिर, शरद का आगमन भी यही होता है। हमें अपने देश पर गर्व है। अब बच्चों, इस पूरे गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के उत्तर एवं दक्षिण में क्या स्थित है? तो भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय की चोटी यानी हिमालय पर्वत। और दक्षिण में क्या स्थित है? दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। तो इसके उत्तर को आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। फिर भारत में कितनी ऋतुएं आती हैं? अब यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो इसका सही उत्तर क्या है? 6। तो सही उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 6 पे टिक करेंगे। ठीक, आप दूसरे पे आ जाइए। वचन बदलिए। अब इसी में से जैसे नदी, नदी का और चोटी का, तो नदी और चोटी दोनों का वचन हम बदलने के लिए इस गद्यांश से ही शब्दों का चुनाव करेंगे। तो इस गद्यांश में इन शब्दों का चुनाव है नदी का नदियां और चोटी का चोटियां। तो ये वचन बदल गया, नदी का नदियां हो गया और चोटी का चोटियां। फिर प्रश्न, भारत के 2 महापुरुष के नाम। यहाँ पे कितने महापुरुष के नाम दिए हुए थे? कई, राम, लक्ष्मण, कृष्ण आदि। तो यहाँ पे 2 महापुरुष के नाम हमने लिखे हैं, राम और कृष्ण। फिर संयुक्त अक्षर के शब्द। इस पूरे गद्यांश में 2 संयुक्त अक्षर के शब्द कौन कौन से थे? विश्व स्नान, हम लोगों ने संयुक्त अक्षर पढ़ा था इसके पहले। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक। तो पूरे गद्यांश में किसके बारे में चर्चा की गई है? भारतवर्ष के बारे में। तो मैंने इस गद्यांश का शीर्षक लिखा मेरा भारतवर्ष। आप लोग चाहो तो इसको मेरा प्यारा भारतवर्ष भी कर सकते हो। शीर्षक सदैव 2 या 3 शब्दों के अंतर्गत ही आना चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने अपठित गद्यांश का अभ्यास किया। अगली कक्षा में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।